मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं और शिक्षकों का अपने बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोलेकुलर बायोलॉजी के एक विशेष चैप्टर ट्रांसलेशन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग डीएनए की रचना, उसका निर्माण, जीन और ओपेरॉन की अवधारणा, उसके साथ ही साथ आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। हम राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, इन तीनों के विषय में जानते हैं। अब अगर कोई पूछे कि इनका काम क्या है, तो ये तीनों तरफ के आरएनए आपस में मिलकर ट्रांसलेशन का काम करते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, यह क्या है? तो ट्रांसलेशन का साधारण अर्थ होता है अनुवादन, अनुवाद करना। हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन या अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन, इस तरह से भाषा में परिवर्तन को ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ मैसेंजर आरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड्स के रूप में, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स की भाषा में संदेश लिखा हुआ है, विभिन्न अमीनो एसिड का नाम लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर उनकी जगह पर अमीनो एसिड्स को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाया जाता है। यानी मैसेंजर आरएनए को देखकर मैसेंजर आरएनए की भाषा का ट्रांसलेशन अमीनो एसिड की भाषा में यानी पॉलीपेप्टाइड के रूप में किया जाता है। इसलिए इस क्रिया को ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। यह ट्रांसलेशन का काम हमेशा राइबोसोम की सतह पर होता है। राइबोसोम के अलावे सेल में कोई ऐसी रचना नहीं है जहाँ की प्रोटीन का निर्माण हो सके। तो जब प्रोटीन का निर्माण कराया जाता है, तो उस समय तीनों तरह के आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए मिलकर राइबोसोम की सतह पर काम करते हैं। इसके अलावे कई तरह के प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर इत्यादि नाम दिया जाता है। ये सभी ट्रांसलेशन में मदद करते हैं। अब ट्रांसलेशन में आमतौर से 3 स्टेप कहा जाता है, लेकिन मैं इसे 4 स्टेप के रूप में लेके चल रहा हूँ। पहला है अमीनो एसिड का एक्टिवेशन और इसे ट्रांसफर आरएनए पर जोड़ा जाना। इसके बाद होगा चेन इनिशिएशन, फिर चेन का इलोंगेशन, लंबाई बढ़ना, और अंत में चेन का टर्मिनेशन यानी ट्रांसलेशन का समापन। तो एक एक करके हम लोग इन स्टेप्स को देखें। पहला स्टेप है लोडिंग। इसमें क्या होता है? तो जब भी कोई खाली ट्रांसफर आरएनए या तो राइबोसोम से लौटकर आए या न्यूक्लियस में बनकर साइटोप्लाज्म में आए, तुरंत ही इसके ऊपर एक विशेष अमीनो एसिड जोड़ दिया जाता है। अमीनो एसिड को जोड़ने का काम अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए नाम का पदार्थ बनाने का काम एक सिंथेटेज एंजाइम करता है, और जो सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं उनकी क्रिया के लिए एनर्जी खर्च होना जरूरी है। तो इस प्रतिक्रिया में एटीपी खर्च होगा और अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए को जोड़कर अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बनेगा। इसे बनाने वाला यह सिंथेटेज एंजाइम है।
इस एंजाइम में कम से कम 3 ऐसी जगह होती है जो चीज़ों की पहचान करती है। एक एक्टिव साइट एंटीकोडोन को पढ़ता है, उसी के अनुसार एक विशेष अमीनो एसिड को चुनकर अपने एक एक्टिव साइट पर जोड़ लेती है। अब इसके दूसरे एक्टिव साइट पर एटीपी आकर जुटता है और अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद तीसरे साइट पर ट्रांसफर आरएनए आकर जुटता है और अमीनो एसिड को लेकर अलग हो जाता है। यह अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के 3 प्राइम टर्मिनल पर जुड़ता है, एस्टर बॉन्ड बनाकर जुड़ता है, जिसके अंदर 2 एटीपी के बराबर एनर्जी जमा हो जाता है। 2 एटीपी कैसे? तो यहाँ पर एटीपी एडीपी में टूटने के बदले एएमपी में टूटता है और एक साथ 2 फॉस्फेट पायरोफॉस्फोरिक एसिड के रूप में रिलीज हो जाते हैं। तो लगभग 15 किलो कैलोरी एनर्जी का यहाँ एक्सपेंडिचर है। इसके कारण 2 एटीपी के बराबर एनर्जी का खर्च माना जाता है। देखिए रिएक्शन कैसे हुआ। तो अमीनो एसिड जुटा एटीपी से, इससे बना एएमपी और अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स अमीनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, पायरोफॉस्फेट अलग हो गया। अब यह अमीनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर आरएनए से जुटा और अमीनो एसाइल टीआरएनए बन गया, एएमपी फ्री हो गया। अब एएमपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी बनेगा। इस क्रिया को कराने वाला यह एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कम से कम 20 प्रकार का जरूर होना चाहिए, क्योंकि 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड को पहचान करके यह ट्रांसफर आरएनए पर जोड़ता है। हॉली ने जब ट्रांसफर आरएनए की खोज किया और विभिन्न अमीनो एसिड के साथ जुटने वाले ट्रांसफर आरएनए का बेस सीक्वेंस ढूंढा, तो उन्हें 25 से लेकर 30 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए मिले। तो अगर 25 से 30 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए होते हैं तो इस एंजाइम का भी प्रकार 20 से अधिक और आमतौर से 25 से 30 के बीच होना चाहिए। अब ये देखिए डायग्राम। इस डायग्राम में, पहले डायग्राम में ट्रांसफर आरएनए का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यह इसका लूप 1 DHU है, ये नीचे एंटीकोडोन है, इधर T साइट C है। इस छोर पर जहाँ 3' लिखा हुआ है, इसे 3 प्राइम टर्मिनल कहते हैं। यहीं पर अमीनो एसिड जुड़ता है। दूसरा डायग्राम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसका पहला लूप यहाँ पर है DHU लूप, ये है DHU लूप। दूसरा एंटीकोडोन यहाँ है और तीसरा T साइट C लूप यहाँ है। ये जो अंतिम छोर है 3 प्राइम, यहीं पर अमीनो एसिड आकर जुटेगा। कैसे? तो देखिए ये AA फॉर अमीनो एसिड है, ये 3 प्राइम टर्मिनल पर आकर जुड़ता है। इस तरह से अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बनता है। ये एंजाइम की रचना है। इस जगह पर एटीपी आकर ऐसे जुट रहा है, दूसरे साइड पर आकर के इस तरफ से ये अमीनो एसिड जुट रहा है। जब अमीनो एसिड जुट जाता है तब यह अमीनो एसिड एएमपी के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये एएमपी है और इसमें यह अमीनो एसिड बॉन्ड बना लिया और यह पायरोफॉस्फोरिक एसिड 2 फॉस्फेट का चेन अलग हो गया। अब इसके बाद ट्रांसफर आरएनए इस जगह पर आके बाइंड करेगा और जब ट्रांसफर आरएनए जुटेगा तो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए पर चला आएगा और यह एएमपी फ्री हो जाएगा। इस तरह से लोडेड या चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए बना करता है।
अब दूसरे स्टेप में आइए, चेन इनिशिएशन। जब कोई मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है तो यह सबसे पहले राइबोसोम के छोटे सब यूनिट में अपने अगले यानी लीडर सीक्वेंस से आकर जुड़ता है। तो प्रोकैरियोट में यह छोटा सब यूनिट होगा 30S और यूकैरियोट में 40S। अब यह आगे पीछे होते हुए जब मीनिंगफुल कोडोन के हिस्से में पहुंचता है तो वहाँ पर पहला कोडोन मिलता है AUG। इस AUG को कहा जाता है इनिशिएटर कोडोन यानी प्रारंभ कराने वाला कोडोन। तो यह AUG राइबोसोम के P साइट पर अटैच होता है। राइबोसोम में 2 साइट होते हैं, A साइट पहला और दूसरा P साइट। इसके अलावे बाहर निकलने के लिए एक E साइट भी होता है, एक्सिट साइट। तो डायरेक्टली यह AUG P साइट पर पहुंच गया। अब इस जगह पर पहला इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए आके जुड़ता है। AUG से कौन सा एंटीकोडोन जुटेगा? तो A के सामने U, U के सामने A और G के सामने C। अब प्रोकैरियोट में और क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम में पहला अमीनो एसिड ढोने वाला ट्रांसफर आरएनए फॉर्माइल मिथायोनिन को लेके आता है, लेकिन यूकैरियोट में यह एक नॉर्मल मिथायोनिन है। यही कोड है AUG। इनिशिएटर कोडोन भी एक ही जैसा है, लेकिन अमीनो एसिड के टाइप में अंतर है। प्रोकैरियोट में फॉर्माइल मिथायोनिन और यूकैरियोट में नॉर्मल मिथायोनिन। अब जब यह ट्रांसफर आरएनए इस जगह पर जुड़ जाता है तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें स्मॉलर सब यूनिट mRNA, tRNA और मिथायोनिन है, यह बड़े सब यूनिट के पास जाता है। यानी बैक्टीरिया में यह 50S और यूकैरियोट में 60S उसके पास जाता है और यह बड़ा सब यूनिट एक कैप की तरह इसे ढक कर जुड़ जाता है। इस समय इनिशिएशन फैक्टर की ज़रूरत है। वह 1 ATP के बराबर एनर्जी GTP के रूप में खर्च करता है। इस समय मैग्नीशियम की भी थोड़ी मात्रा 0.001 से लेके 0.002 मोल लगभग चाहिए। तो इस तरह चेन के इनिशिएशन में पहला अमीनो एसिड राइबोसोम में पहुंचाए जाने तक कुल 3 ATP का खर्च हो रहा है। लोडिंग के समय 2 और इनिशिएशन के समय 1। अब इतना होने के बाद यह एक लिस्ट है। IF इनिशिएशन फैक्टर को बोले। बैक्टीरिया में इसके 3 प्रकार हैं, IF1, 2, 3। आर्किया में और यूकैरियोट में 6 प्रकार हैं, IF1, IF1A, IF2, IF5A, 5B और IF6। ये देखिए 50S सब यूनिट आकर इसको ढकेगा। प्रोकैरियोट है यह, 30S पर सारे चीज़ जुटे हुए हैं, IF1, 2, 3 जुटा हुआ है और GTP समेत पहला इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए भी जुटा हुआ है। अब इसके ऊपर आकर 50S जुड़ जाएगा। और यूकैरियोट है तो इनिशिएशन कोडोन इसमें भी AUG ही है। जब AUG के ऊपर यह ट्रांसफर आरएनए मिथायोनिन के साथ और ये विभिन्न इनिशिएशन फैक्टर्स के साथ आकर जुड़ता है, तब उसके ऊपर बड़ा सब यूनिट आकर जुड़ता है। यह बड़ा सब यूनिट है 60S। P साइट पर डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है P साइट। P साइट पर यह पहला इनिशिएटर कोडोन वाला हिस्सा पड़ेगा। AUG हिस्सा इसी P साइट पर पड़ेगा। ये नीचे AUG लिखा हुआ है, इसी को ढकेगा ये P साइट पर। और ये होल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में फिर दिखलाया गया है। ऊपर का सब यूनिट 50S, नीचे 30S,
ए साइट है, पी साइट है, ई साइट है। ए साइट के तरफ से नया ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा और जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो ई साइट के तरफ से अनलोडेड ट्रांसफर आरएनए निकलकर बाहर चला जाएगा। अब चेन इलॉन्गेशन के लिए दो इलॉन्गेशन फैक्टर एक साथ काम करेगा, इलॉन्गेशन फैक्टर 1 और इलॉन्गेशन फैक्टर 2। दोनों के लिए एक एक जीटीपी का खर्च होगा, यानी कुल 4 एटीपी का खर्च हुआ। जब ए साइट पर दूसरा ट्रांसफर आरएनए एक नए अमीनो एसिड को लेकर आ जाता है तो इस लाने की क्रिया को इलॉन्गेशन फैक्टर 1 कंट्रोल करता है। इसके बाद दो अमीनो एसिड एक ए साइट पर और एक पी साइट पर ट्रांसफर आरएनए से जुड़कर है, तो पहला ट्रांसफर आरएनए से जुटे हुए मिथाइनिन को तोड़कर, उसके एसाइल बॉन्ड को तोड़कर उसे दूसरे अमीनो एसिड में जोड़ दिया जाता है, यानी एक डाइपेप्टाइड बन जाता है। इस तोड़ने और जोड़ने का काम पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम करता है और इस तरह पी पर ट्रांसफर आरएनए खाली हो जाता है और ए के ट्रांसफर आरएनए पर डाइपेप्टाइड चेन पाया जाता है। अब वह ए साइट से पी साइट पर एक डेग आगे बढ़ेगा। इसका एक डेग 3 अक्षर यानी 1 कोडोन के बराबर है। तो ए साइट से ये चलकर पी साइट पर आएगा और पी साइट का ट्रांसफर आरएनए बाहर चला गया तो ए साइट फिर से खाली हो जाएगा। तो यह जो मूवमेंट आगे की ओर हो रहा है, ए से पी की ओर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको कराने वाला इलॉन्गेशन फैक्टर 2 है। पहले ट्रांसलोकेज एंजाइम के रूप में इसे जाना जाता था, अब माना जाता है कि यह इलॉन्गेशन फैक्टर राइबोसोमल प्रोटीन का एक हिस्सा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रोटीन नहीं है, यह कोई राइबोसोमल आरएनए ही है, लेकिन इसकी क्रिया के लिए दूसरे जीटीपी का खर्चा उचित माना जाता है, यानी दूसरे, तीसरे, चौथे अमीनो एसिड को आने और चेन में जोड़कर आगे बढ़ाने में 2 एटीपी का अतिरिक्त खर्च है, यानी कुल मिलाकर 4 एटीपी का खर्च होता है। अब जब ए साइट से पी साइट पर यह एमआरएनए टीआरएनए डाइपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स चला जाता है तो ए साइट फिर खाली हो जाता है, तो इस पर तीसरा ट्रांसफर आरएनए आता है और फिर इसी तरह से तीसरे अमीनो एसिड से डाइपेप्टाइड जुट के ट्राइपेप्टाइड बनाएगा। फिर एक स्टेप आगे जाएगा, यानी ए से पी पर जाएगा और फिर एक नया ट्रांसफर आरएनए यहाँ आएगा। तो देखिए इस डायग्राम में यह हुआ पहला स्टेप, जबकि इनिशिएटर कोडन पर आकर के पहला इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए जुटा। ये दूसरा स्टेप जिसमें कि ए और पी दोनों पर एक एक ट्रांसफर आरएनए है, पहले पर मिथाइनिन अमीनो एसिड और दूसरे पर यहाँ फेनाइल एलानिन लिया गया है कोड के अनुरूप। AUG के बाद यहाँ UUC लिखा है, उसका एंटीकोडोन AAG हुआ, तो उसी अनुरूप ये फेनाइल एलानिन है। अब उसके बाद ये डाइपेप्टाइड बन गया। नीचे डायग्राम में डाइपेप्टाइड बनने के बाद ए साइट फिर खाली हुआ, तो इस ए साइट पर फिर एक नया ट्रांसफर आरएनए आया। इस तरह पहले 2 अमीनो एसिड का चेन, फिर यहाँ 3 अमीनो एसिड का चेन, फिर यहाँ 4 अमीनो एसिड का चेन बनते चला जाता है। और यह क्रिया तब तक होती है जब तक सारे के सारे सार्थक कोडोन, मीनिंगफुल कोडोन का ट्रांसलेशन नहीं हो जाए। अब सबसे अंत में चेन टर्मिनेशन की बात होगी, जब सारे
कोडोन का ट्रांसलेशन हो जाएगा तो ए साइट पर कोई ना कोई नॉनसेंस कोडोन UAA, UAG या UGA कोई एक वहाँ चला आएगा। अब इन्हें आते ही ट्रांसलेशन रुक जाएगा क्योंकि इसके खिलाफ कोई ट्रांसफर RNA, कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा। तो जैसे ही एक पॉज हुआ, एक रुकावट हुई कि R1 और R2 नाम के दो टर्मिनेशन फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं। R1 UAA और UAG को पढ़ता है, R2 UAA और UGA को पढ़ता है। इनकी मदद करने के लिए अल्फा फैक्टर और S फैक्टर नाम से प्रोटीन फैक्टर अतिरिक्त रूप में पाए जाते हैं, वे भी मदद करते हैं। इसके जुड़ते ही सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड, ये फिगर में दिखलाया गया पॉलीपेप्टाइड अलग हुआ और ये अंतिम ट्रांसफर RNA अलग हुआ। फिर इसके बाद दोनों राइबोसोमल सब यूनिट भी अलग हो जाएंगे और mRNA फ्री हो जाएगा। तो इस तरह ट्रांसलेशन की क्रिया होती रहती है। अब आपके सामने एक वीडियो है जो YouTube पर उपलब्ध है। इसे अमेरिका के डकोटा यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किया है। चूँकि यह शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत है और किसी भी तरह के लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं डकोटा यूनिवर्सिटी और US डिपार्टमेंट का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो को प्रदर्शित कर रहा हूँ। Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally, the release factor. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the aminoacyl, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid, the first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released.
तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। प्रोटीन निर्माण की सारी क्रियाओं को समझ लेना चाहिए। फिर भी मेरी राय है कि एक बार आप टेक्स्ट बुक को पढ़ लें और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के बाद तब इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपके मन का सारा संदेह दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।